और भाई लोग क्या हालचाल यार? बढ़िया है। कहाँ तक पहुंच गए थे? प्रोडक्टिविटी पढ़ा दिया था। मैक्सिमम मिनिमम प्रोडक्टिविटी बता दी थी ना। प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया था। चलिए सुनिएगा प्लीज। बस हो गया बेटा, सुनो मेरी बात। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम मैंने आपको चार तरह के बताए थे। एक बताया था प्रोडक्टिविटी, दूसरा बताया था एनर्जी फ्लो, तीसरा बताया था डिकम्पोजिशन और चौथा बताया था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। रेट ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हमने बता दिया था कि दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी भी दो तरह की, सेकेंडरी भी दो तरह की, दैट इज जीपीपी, एनपीपी, जीएसपी, एनएसपी। अगली बात की थी यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी में। सबसे पहला वेट के टर्म्स में बता देते हैं, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एनर्जी के टर्म्स में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इसको बताया जा सकता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो बायोस्फीयर है उसकी टोटल एनपीपी या एनुअल एनपीपी 170 बिलियन टन होती है, जिसमें से ओशियंस की केवल 55 बिलियन टन होती है। राइट बच्चे? उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस किया था कि ओशियंस का जो एरिया है वो 70% एरिया कवर कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी कम होने के तीन कारण मैंने आपको बताए थे। लाइट इज लिमिटिंग, प्रोड्यूसर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट। देन मैंने आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एरिया में बता दी थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। मिनिमम प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एरिया में बता दी थी आर्कटिक एरियाज की या फिर डेजर्ट्स की। मिनिमम प्रोडक्टिविटी डेजर्ट सॉरी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक एरियाज के अंदर बता दी थी आपको कोरल रीफ्स की, जिनको रेन फॉरेस्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स भी कहते हैं। और मिनिमम प्रोडक्टिविटी एक्वेटिक एरिया में डीप लेक्स की बताई थी, जहां पर तीन कारण मैंने आपको बता दिए थे। सबसे पहला लाइट इज लिमिटिंग, दूसरा माइक्रोब्स आर प्रोड्यूसर, तीसरा फास्फोरस इज डेफिशिएंट। तीनों बातें क्लियर हो गई बेटा? ये खत्म हो गया था आपका प्रोडक्टिविटी। अगला पार्ट आ रहा है, अगला फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट क्या बेटा? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो वाला जो पार्ट है वैसे तो बहुत इजी है, ये हम लोग कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फूड चेन, फूड वेब, कैसे कौन सा नियम का फॉलो होता है, 10% नियम लग रहा है, क्या चीज चल रही है, वो सारी चीजें आप लोग जानते हैं। कुछ एक चीजें हैं जो एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली मेंशन की हैं, बस वो क्लियर रखना। सबसे पहली बात करते हैं, मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि जब भी आप इकोसिस्टम के फंक्शंस बताएंगे, हम यूजुअली सबसे पहले बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी, मतलब खाने का बनना। खाना बनेगा तभी वो अगले ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होगा बेटा। ये जो फूड का ट्रांसफर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पर हो रहा है, इसी को हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में क्या बताते हैं? एनर्जी फ्लो बताते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लोज इन फॉर्म ऑफ फूड? अरे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लोज इन फॉर्म ऑफ फूड, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बेटा, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। हमेशा कैसा होता है बेटा? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? कि ये हमेशा प्रोड्यूसर से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ ही जाएगा, कभी भी हायर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल पर इन जनरल नहीं आएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर बच्चे? मतलब ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होने का मतलब है कि ये प्लांट के अंदर फिक्सेशन हुआ, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी जा रही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक प्लांट किसी एनिमल के बच्चे को पकड़ के बोलेगा किधर खा रहा है, कल तेरा बाप खा के गया था। कभी ऐसा नहीं होगा। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब एनर्जी का फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन। बेटा जब टॉप कंज्यूमर के पास एनर्जी पहुंचती है, वहां से एनर्जी क्या फिर से प्लांट के पास आती है? कौन से टॉप कंज्यूमर को प्लांट पकड़ के खा जाता है? इसका मतलब है टॉप कंज्यूमर से एनर्जी रिसाइकल बैक नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से प्रोड्यूसर्स के पास आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी का फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है एनर्जी का फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होती है। और यही चीज समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी एंड अ क्लोज्ड सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स।
अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी एंड अ क्लोज्ड सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी की कभी भी साइक्लिंग नहीं होती है, एनर्जी का हमेशा फ्लो होता है और न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होती है। इसके बाद आप स्टार लगा के मेंशन कर सकते हैं, अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी बट अ क्लोज्ड सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स। Earth is an open system for energy but a closed system for nutrients. राइट बच्चे, अगली चीज, एक के बाद एक पॉइंट जुड़े हुए हैं बेटा, बस आपको ये फ्लो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमने कह दिया कि एनर्जी फ्लोज इन फॉर्म ऑफ फूड विच इज ऑलवेज, and energy flow in the ecosystem follows the laws of thermodynamics. thermodynamics ऐसी चीज है जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, केमिस्ट्री में पढ़ी है और आज हम बायो में भी पढ़ रहे हैं। ठीक, ये फॉलो करता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। किस किस को फॉलो कर रहा है बेटा? फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है बेटा। क्या कहता है कि एनर्जी इज नेवर प्रोड्यूस या नॉट प्रोड्यूस नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात आती है कि इकोसिस्टम में इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन से एनर्जी जो आती है उसका फिक्सेशन कर रहे हैं कौन? प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से ये एनर्जी ट्रांसफर की जाती है अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के पास। राइट बच्चे, अब अगर हम यहाँ पर सन से आने वाली एनर्जी की बात करें तो सन से जो आने वाली एनर्जी है वो लाइट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में आती है बच्चे। इस लाइट एनर्जी को प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? और इस केमिकल एनर्जी को ऑब्टेन करके कंज्यूमर इसे हीट एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड कैन नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? सेकेंड हमने कहा है कि एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम फॉलोज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ एंट्रोपी। राइट बच्चे, एंट्रोपी इज यूजुअली डिसऑर्डरलीनेस। एंट्रोपी इज यूजुअली डिसऑर्डरलीनेस। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा? when energy is transferred from one form to another form, some amount of energy is lost in form of heat. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सन से जितनी भी लाइट आती है उसको बेटा हम लोग इंसिडेंट सोलर रेडिएशन या आईएसआर कहते हैं। उस आईएसआर का प्लांट 1 to 5% ही फिक्स कर पाते हैं, है ना। पीएआर का 2 से 10% और आईएसआर का 1 से 5%। याद है कुछ आपको? तो जितना भी आईएसआर आया बेटा मिनिमम से मिनिमम भी उसमें 1% तो उसका फिक्सेशन होगा, बाकी की एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, एल्बिडो आगे पढ़ाऊंगा, या फिर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, यहाँ पर आईएसआर का फिक्सेशन किया किसने? प्लांट ने। अब प्लांट के पास जो एनर्जी आई है इसका मतलब प्लांट ने जितना भी फूड बनाया है वो उस समय पर उस इकोसिस्टम में 100% फिक्सेशन है बेटा। प्लांट से ये एनर्जी जाएगी किसके पास? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। कितनी जाएगी? 10% एनर्जी जाएगी अकॉर्डिंग टू द लिंडमैन्स 10% लॉ। राइट बच्चे, इसका मतलब इस इकोसिस्टम में फिक्स की गई ऊर्जा या एनर्जी का कितना परसेंट गया है? 10%। देन उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। कितनी जाएगी बेटा? अगेन 10% ही जाएगी, लेकिन 10% का 10% विल बी 1%। मतलब इकोसिस्टम में फिक्स की गई एनर्जी का 10% तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया और इस एनर्जी का 1% ही सेकेंडरी कंज्यूमर के पास तक पहुंचा। उसके बाद ये जो एनर्जी है ये जाएगी बेटा टॉप कंज्यूमर के पास। किसके पास जा रही है? टॉप कंज्यूमर के पास भी जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू द लिंडमैन्स लॉ 10% ही होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल इकोसिस्टम की एनर्जी का केवल कितना पहुंच रहा है? 0.1% पहुंच रहा है। यहाँ पर कितना था? अगले पर कितना मिला? उसके अगले पर, उसके अगले पर। क्या हर एक ट्रॉफिक लेवल पर 90% ऑफ द प्रीवियस लेवल का लॉस हुआ है बेटा?
That means energy is transferred from one form to another form and some amount of energy is lost in form of heat. क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यस, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम फॉलोज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बात तो बड़ी सिंपल है, हम सब लोग आराम से समझ लेते हैं। समस्या आती है एनसीईआरटी की एक लाइन से। सबसे पहली चीज तो एनसीईआरटी ये कहती है कि एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज नॉट एग्जेम्प्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना बेटा? नॉट एग्जेम्प्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है अछूता, एग्जेम्प्ट का मतलब अछूता, नॉट एग्जेम्प्ट का मतलब अछूता नहीं है, मतलब इट फॉलोज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्लीज कंफ्यूज ना हो, ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये फॉलो नहीं करता, वो ये कह रहा है कि ये इसको फॉलो करता है, इससे अछूता नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात? उसके बाद सेकंड चीज जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंफ्यूज करती है वो क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब एनर्जी का ट्रांसफर प्लांट से और टॉप कंज्यूमर तक होता है तो लगातार एनर्जी के अमाउंट में कमी आती चली जाती है बेटा। तो एनसीईआरटी ने इसको लिखा है कि टू ओवरकम द यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलीनेस देयर शुड बी अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। ठीक है, हम लोग कई बार इसको याद कर लेते हैं कि हाँ यार अगर ये लिखा हुआ आया तो हम लोग इसको टिक कर देंगे कि हाँ भाई ऐसा कैसे लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो वह छोड़ना है। ठीक, तो टू ओवरकम द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स डिसऑर्डरलीनेस देयर शुड बी अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं बेटा? हम जानते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वो सिस्टम आइडियल नहीं हो सकता। मतलब जब भी कोई सिस्टम काम करेगा उसको काम करने के लिए एनर्जी लगेगी, और जैसे जैसे वो काम करता जाएगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी यूटिलाइज होने की वजह से या एनर्जी के अमाउंट में थोड़ी बहुत कमी आएगी और धीरे धीरे उसकी वर्क एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी और अंत में वह एक रेस्ट की स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम को लगातार चलाए रखना है तो क्या उसमें लगातार एनर्जी का इनपुट दिया जाना जरूरी है बेटा? इसका मतलब है अगर एनर्जी नहीं दी तो उसमें लगातार क्या होगा? डिसऑर्डरलीनेस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? डिसऑर्डरलीनेस। अगर इस डिसऑर्डरलीनेस को ओवरकम करना है तो देयर शुड बी अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये फैन अभी बंद है। जैसे ही मैंने इस फैन को ऑन किया तो इसका रेगुलेटर इसको जिस आरपीएम पर घुमा रहा है उतने आरपीएम पर ये फिक्स हो रखा है। हेलो, अगर मुझे इसी आरपीएम पर इसको चलाते रखना है तो स्विच को ऑन रखना पड़ेगा। अगर मैं स्विच को ऑफ कर देता हूं तो इसमें से एनर्जी का जो इनपुट है वो बंद होने की वजह से इट इज शोइंग अ यूनिवर्सल टेंडेंसी ऑफ डिसऑर्डरलीनेस, क्योंकि जब तक एनर्जी का सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी में लॉस करेगा और फाइनली रेस्ट की स्टेट में आ जाएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? अगर मुझे उसी आरपीएम पर घुमाना है तो क्या करना होगा? कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी देनी होगी। उसी तरह से इकोसिस्टम में एनर्जी का फिक्सेशन किसने किया? प्लांट ने। एक बार फिक्सेशन किया तो उसके बाद एनर्जी टॉप कंज्यूमर तक पहुंची। क्या प्लांट एक कई बार फिक्सेशन करता है? अगर इस इकोसिस्टम को सस्टेन रखना है तो देयर शुड बी अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स डिसऑर्डरलीनेस। क्या ये लाइन समझ में आती है? 100% क्लियर है? अगर मैं ऐसा कहता हूं कि एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज नॉट एग्जेम्प्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ट्रू के फॉल्स? ट्रू के फॉल्स? ट्रू है भैया, क्योंकि नॉट एग्जेम्प्ट कोई साइंस नहीं है, अंग्रेजी है। समझ में आ गई बात? इसलिए लिखा जा सकता है कि एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज नॉट एग्जेम्प्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Energy flow in the ecosystem is not exempt of first and second law of thermodynamics। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आई? क्या चीज? टू काउंटर एक्ट मतलब ओवरकम उसको, हाँ। टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स डिसऑर्डरलीनेस देयर शुड बी अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। देख बेटा, यहाँ पर फिक्सेशन कितना हुआ? कितना गया? इसका कितना गया? इसका 10 गया, लेकिन इसका कितना? 1 ही गया ना। देन उसका 0.1। इसका मतलब है लगातार अमाउंट ऑफ एनर्जी में कमी आ रही है। 100 से 100 आया क्या? कितना आया? 10 आया। मतलब क्या ऑर्डरलीनेस है कि डिसऑर्डरलीनेस आया? इस डिसऑर्डरलीनेस को पूरा करने के लिए प्लांट एक ही बार फिक्सेशन करेगा कि रोज करेगा? टू ओवरकम द या टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स डिसऑर्डरलीनेस देयर शुड बी अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी।
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग, इसलिए मैंने सबसे पहले शब्द यही लिखा है, एनर्जी फ्लोज इन फॉर्म ऑफ फूड। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? अब मैंने यहां पर कहा है कि एनर्जी फ्लोज इन फॉर्म ऑफ फूड, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में खाने और खाए जाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है बेटा। खाने और खाए जाने के आधार पर ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में जिस जगह पर प्लेस किया जाता है उसे उसका ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? ट्रॉफिक लेवल। मैंने अपने पहले लेक्चर में ही आपको टर्म क्लियर किया था कि कहीं पर भी ट्रॉफ, ट्रॉफिक, ट्रॉफिज्म, क्या बेटा? ट्रॉफ, ट्रॉफिक, ट्रॉफिज्म लिखा हुआ है तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, राइट बच्चे? इसका मतलब है कि ट्रॉफिक लेवल इज एक्चुअली द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यार न्यूट्रिशनल लेवल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में किस पर फीड कर रहा है या कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड करता हुआ पाया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। सुनिएगा ध्यान से, एक नॉर्मल इकोसिस्टम में बेटा, एक नॉर्मल इकोसिस्टम में 4 ट्रॉफिक लेवल्स पाए जाते हैं। कितने ट्रॉफिक लेवल? 4। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। मैक्सिमम कितने बेटा? 5। मैक्सिमम का मतलब होगा कि इससे ज्यादा नहीं होंगे, अधिकतम होंगे 5 ट्रॉफिक लेवल, लेकिन जनरली कितने होंगे? 4। 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल किसी भी इकोसिस्टम में नहीं पाए जाते। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों है? जब भी हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं बेटा, तो ट्रॉफिक लेवल्स को हम लोग T1, T2, T3, T4 और T5 से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। T1 पर हमेशा प्रोड्यूसर्स को रखता है, ठीक है बेटा। T2 पर प्राइमरी कंज्यूमर, T3 पर, ये मैंने आपको सिखाया भी था, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल। याद है कुछ ऐसा? ठीक है, वेरी गुड बेटा। T4 पर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में टर्शियरी और T5 पर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर्स को रखा जाता है। समझ में आ गई यहां तक की बात? अब अगर हम लोग इनमें एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो एनर्जी का फिक्सेशन करते कौन है? प्रोड्यूसर। इसका मतलब मैक्सिमम फिक्स्ड एनर्जी किसके पास होगी? अब इस फिक्स्ड एनर्जी का अगले ट्रॉफिक लेवल पर कितना जाएगा? इस फिक्स्ड एनर्जी का अगले ट्रॉफिक लेवल पर 1% ही बचेगा फिक्स्ड एनर्जी का, राइट? देन अगले ट्रॉफिक लेवल पर 0.1% बचेगा और अगले ट्रॉफिक लेवल पर 0.01% बचेगा। समझ में आ रही बेटा बात? अब अगर इसके बाद एक T6 ट्रॉफिक लेवल भी होता, कौन सा बेटा? तो वहां पर एनर्जी पहुंचती 0.001%। कितनी पहुंचती? 0.001%, मतलब 100 का भाग उसमें भी लगना है, right? Therefore the energy reaching T6 trophic level will be in fractions or will be the negligible energy। जो एनर्जी T6 पर पहुंच रही है बेटा, वो या तो फ्रैक्शंस में ही होगी या फिर वो नेग्लिजिबल होगी, जो कि इतने हायर ट्रॉफिक लेवल को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं है। यही कारण है कि नेचर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने बेटा? 5 ट्रॉफिक लेवल्स पाए जा सकते हैं, 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं पाए जाते। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि यार 5 ही क्यों पाए जाते हैं, तो एक सिंपल सा आंसर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट एवरी सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल एंड एनर्जी रीचिंग द फाइनल ट्रॉफिक लेवल विल बी इन फ्रैक्शंस, जो कि इतने हायर ट्रॉफिक लेवल को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं होती है। समझ में आई बेटा बात? तो उस इकोसिस्टम में फिक्स की गई एनर्जी का सबसे ज्यादा अमाउंट किसके पास है? प्लांट्स के पास या प्रोड्यूसर्स के पास? सबसे कम अमाउंट। यही कारण है कि टॉप कंज्यूमर्स आर इकोलॉजिकली वीकेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर। टॉप कंज्यूमर्स आर इकोलॉजिकली वीकेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर। अब जैसे ही ये कहा जाता है वैसे ही मन में क्वेश्चन आता है कि सर टाइगर कमजोर कहां से लगता है? अरे हाँ कि ना? तो बेटा वो इकोलॉजिकली वीकेस्ट है, मतलब इस नेचर में या इकोसिस्टम में फिक्स की गई एनर्जी का मिनिमम अमाउंट उस तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर उसे जिंदा रहना है तो इसी एनर्जी से काम चलाना होगा।
और इसी एनर्जी से काम चलाने के लिए उसमें भले ही एनर्जी कम पहुंच रही हो, लेकिन असिमिलेशन एफिशिएंसी ज्यादा होती है। यही कारण है कि वो इकोलॉजिकली वीकेस्ट होते हुए भी फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है। अरे समझ में आई बात? वो फिजिकली स्ट्रांग तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसमें असिमिलेशन एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लेकिन दैट विल बी अ इकोलॉजिकली वीकेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि टॉप कंज्यूमर्स आर इकोलॉजिकली वीकेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर। एनर्जी के बेसिस पर, जो एनर्जी इकोसिस्टम में फिक्स की गई है उस बेसिस पर। हाँ एक मिनट, हाँ नहीं होता है लागू। अभी वही बताऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजर वाली जो फूड चेन है, डेट्राइटस फूड चेन, वो कभी भी प्लांट या एनर्जी के फिक्सेशन से शुरू नहीं होती है। जब तक एनर्जी का फिक्सेशन नहीं बताया जाएगा तब तक आप एनर्जी का फ्लो नहीं बता सकते। नहीं, वो इकोसिस्टम के अंदर फूड के फॉर्म में ट्रांसफर हुई है, फाइनली उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है CO2 H2O में और न्यूट्रिएंट में कन्वर्जन हो रहा है। बस यही बताना है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, फूड चेन ही पढ़ाना है इसके बाद। बोल। जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल के लेवल पर नहीं, ट्रॉफिक के लेवल पर या ट्रॉफिक लेवल के बेसिस पर बात की जाती है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, असिमिलेशन एफिशिएंसी, यस, उसकी वजह से फिजिकली स्ट्रांग है वो। ठीक है, right. हाँ, डिकम्पोजर को कभी भी फूड चेन में नहीं रखा जाता है, डेट्राइटिवोर है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं रखते, नहीं रखते, बस वही पढ़ाना है ना मेरे को। रुक तो जा, बस इसके बाद वही पढ़ाऊंगा। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर हुई? अरे बोलो। इकोलॉजिकली वीकेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर आर, इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर आर, इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स ऑफ नेचर आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब तुम क्वेश्चन ध्यान से सुनते नहीं हो और उसके बाद के तो सर सिल्ली मिस्टेक हो गई। इकोलॉजिकली वीकेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर, इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ नेचर, इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स ऑफ नेचर प्राइमरी कंज्यूमर्स। समझ में आई बात? ऑर्गेनिजम्स में देखेगा तो प्लांट एनिमल सबको कंसिडरेशन में लेंगे, तो इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स, राइट? इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स प्राइमरी कंज्यूमर, इकोलॉजिकली वीकेस्ट ऑर्गेनिजम्स टॉप कंज्यूमर। वो तो एनिमल भी वही होगा। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया यार। कुछ पॉइंट्स लिखिएगा यार नोट लगा के। आपने कई बार वो क्वेश्चन देखा होगा जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग में इंक्रीजेस डिक्रीजेस कांस्टेंट बताना होता है, कि कौन सी चीजें इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीजें डिक्रीज हो रही है, कौन सी चीजें कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। अमाउंट ऑफ एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। बताइए भाई, कितने लोग कहते हैं डिक्रीजेस? पढ़ लो आराम से। अमाउंट ऑफ एनर्जी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, पूछ लेता हूं ना मैं, कितने लोग कहते हैं डिक्रीजेस? ठीक है भाई, कितने लोग कहते हैं इंक्रीजेस? बस एक ही कह रहा है, दो, बस दो लोग। कितने लोग कहते हैं कांस्टेंट? हाँ ठीक है भाई, क्या अपना आंसर है ना? अरे हाथ ऊंचा कर, यार ये दिक्कत वाली बात है। ये ठीक है। चलिए जी, कितने लोग कहते हैं कांस्टेंट? बहुत बढ़िया। कितनी एनर्जी फिक्स हुई, उसके बाद कितनी गई, अगले पर कितनी है, उसके बाद कितनी है? टॉप कंज्यूमर को इकोलॉजिकली वीकेस्ट क्यों बोला? क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। समझ में आ गई बात? आंसर आएगा डिक्रीजेस।
अब बाकी सारी चीजें तुम जानते हो, मुझे पता है। जो मैं अभी कहानी बोली वो सारी चीजें तुम्हें पता है, क्योंकि एनसीईआरटी मॉड्यूल में सब लिखी हुई है। समस्या यही आती है कि बोले सर यार वो मेजर का पेपर सॉल्व नहीं होता है। चलो सुनो नेक्स्ट। अब अगला पढ़, अगला लिख, फिर बताना। परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स कांस्टेंट 10% लॉ। तो उसका डिक्रीजेस कैसे होता है? तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई बेटा। परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। हाँ जी बच्चे, कांस्टेंट कैसे? शाबाश, लिखो ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स 10% लॉ। राइट, चलो नेक्स्ट। रेस्पिरेटरी कॉस्ट, रेस्पिरेटरी कॉस्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। कभी पढ़ा है क्या मैंने ये? अरे वाह यार, एनसीपी के टाइम पर मैंने पढ़ाया है आपको कि प्रोड्यूसर में रेस्पिरेटरी कॉस्ट 20%, हर्बीवोर में 30% और कार्निवोर में 60%। इसका मतलब जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे रेस्पिरेटरी कॉस्ट बढ़ेगी। लिख लीजिए प्लीज, इंक्रीजेस। ठीक है, और ये भी मेंशन कर लेना तीनों चीजें। प्रोड्यूसर 20%, हर्बीवोर 30%, कार्निवोर 60%, ताकि पढ़ने बैठे तो एक ही बार में दिख जाए सारी चीजें। 20, 30, 60। प्रोड्यूसर 20%, हर्बीवोर 30% एंड कार्निवोर 60%। ठीक है बेटा, लास्ट लिखिए असिमिलेशन एफिशिएंसी। यही लिख लेनी चाहिए, इधर ही। असिमिलेशन एफिशिएंसी इंक्रीजेस। कैसे? यस, असिमिलेशन ज्यादा होगा तभी लोअर एनर्जी को टॉलरेट कर पाएंगे या उस पर सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, असिमिलेशन एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, ये चार चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, बस कंफ्यूज नहीं होना बेटा। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दोनों अलग अलग चीजें। अमाउंट कम होता चला जा रहा है लेकिन परसेंटेज कैसा है? फिक्स्ड है। ठीक है, चलो ये चारों चीजें बताने के बाद ट्रॉफिक लेवल की एक लाइन जो मेरी फेवरेट है इस चैप्टर की, वो है कि ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट स्पीशीज एज सच। नहीं, कई बार पढ़ी होगी आपने लाइन। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट स्पीशीज एज सच। अब यार इस बात का मतलब क्या है कि हमने रट तो लिया कि हाँ भैया ये एक फंक्शनल लेवल को बताता है लेकिन एक स्पीशीज को नहीं बताता। समझिएगा ध्यान से। अगर मैंने कहा यहां पर प्रोड्यूसर है बेटा, प्रोड्यूसर से एनर्जी जा रही है प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर के फॉर्म में ग्रास हो सकता है, हर्ब्स हो सकते हैं, अंडर श्रब्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं। राइट। प्राइमरी कंज्यूमर के फॉर्म में काउ हो सकता है, डियर हो सकता है, रैबिट हो सकता है, गोट हो सकता है। राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर के फॉर्म में डॉग, कैट, फ्रॉग, स्नेक हो सकते हैं। और टॉप कंज्यूमर में लायन, टाइगर, ह्यूमन हम बता सकते हैं। राइट बच्चे, चलिए अब ये सारे लेवल्स की तो बात नहीं करेंगे, मैं केवल एक ही किसी लेवल की बात कर लेता हूं। मान लेता हूं मैं प्राइमरी कंज्यूमर की बात करता हूं। राइट। अगर मैं प्राइमरी कंज्यूमर की बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्राइमरी कंज्यूमर इज ऑलवेज काउ। कह सकता हूं क्या? प्राइमरी कंज्यूमर इज ऑलवेज डियर, प्राइमरी कंज्यूमर इज ऑलवेज रैबिट, प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर इज काउ, प्राइमरी कंज्यूमर इज हर्बीवोर। समझ में आई बात? इसका मतलब प्राइमरी कंज्यूमर इज अ ट्रॉफिक लेवल is representing herbivory, not species as such. अरे आ गई बात समझ में? ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट स्पीशीज। मतलब आप प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे हो तो वो ये बताएगा कि यार ये हर्बीवोर होगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कौन सी स्पीशीज होगी।
समझ में आ गई बात? ये याद रखना है, चाहो तो लिख लो। प्राइमरी कंज्यूमर रिप्रेजेंट्स अ, सॉरी, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट स्पीशीज एज सच। यहां तक की सारी बातें समझ में आई बेटा? एक एक पॉइंट क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब मैंने अभी आपसे कहा कि एनर्जी फ्लोज इन फॉर्म ऑफ फूड, मतलब ऑर्गेनिज्म खाने और खाए जाने के आधार पर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है बेटा। खाने और खाए जाने के आधार पर जीवों की जो क्रमिक व्यवस्था पाई जाती है उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अरे समझ में आई बात? क्या? खाने तथा खाए जाने के आधार पर जीवों की क्रमिक व्यवस्था क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है ना। इसी चीज को अंग्रेजी में जमा जमा के लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, बेस्ड ऑन फूड एंड फीडिंग हैबिट्स इज नोन एज फूड चेन। क्लियर है बेटा? चलिए जी, 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको यहां पर, मुझे बताइएगा कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। प्लीज लिखिएगा 2 पॉइंट। करें शुरू? लिखना। फूड चेन इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। फूड चेन इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है। सेकंड लिखना, एनर्जी फ्लो इज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन। एनर्जी फ्लो इज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन। पढ़ लो आराम से, मैं भी फिर ऑप्शन देता हूं आपको। फूड चेन इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। दूसरा है एनर्जी फ्लो इज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन। ठीक है बेटा? चलिए, कितने लोग कहते हैं कि पहला सही है दूसरा गलत है? कोई भी नहीं? कितने लोग कहते हैं कि पहला गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है? ठीक है, वेरी गुड। कितने लोग कहते हैं कि पहला गलत है दूसरा सही है? आप दो, बस यार। ठीक है। कितने लोग कहते हैं कि दोनों ही गलत हैं? दोनों सही है। अभी भी कुछ लोग के हाथ नहीं हो। कितने लोग कहते हैं कि सर नहीं आया यार समझ में, ईमानदारी से? ठीक है, चलो फाइन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट पहचानना जानता है क्या? क्या होता है स्ट्रक्चरल? एक मिनट। अबे स्ट्रक्चरल गधे, जो हो रहा है और दिख रहा है। फंक्शनल? ठीक है। फूड चेन दिखती है? अरे फूड चेन दिखती है, फूड वेब नहीं दिखता। फूड चेन में ग्रास होगा, रैबिट होगा, डियर होगा, लायन होगा, सॉरी रैबिट होगा, स्नेक होगा और ईगल या पीकॉक होगा। ठीक, अब चेन बता सकते हो। एनर्जी फ्लोज इन फॉर्म ऑफ फूड, इसका मतलब एनर्जी फ्लो को अगर देखना है तो फूड चेन में देखा जा सकता है। इसका मतलब फूड चेन स्ट्रक्चरल है क्या? तो फूड चेन इज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है। अब फूड चेन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एनर्जी फ्लो क्या है? किसका? फूड चेन में। सेकंड पॉइंट यही है। मतलब तो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो फूड के फॉर्म में हो रहा है, और फूड का जो फ्लो होता है वो पहले फूड चेन में होता है, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनने पर फूड वेब हो जाती है। अरे क्लियर है दोनों पॉइंट? अरे भैया ये एग्जामिनेशन के स्टेटमेंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लियर रखना इनको। फूड चेन इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो इज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन। क्लियर है?
अरे मुझे पता है कि तुम्हें ग्रेजिंग फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन ये सारी चीजें आती हैं, कक्षा 10 में सीख लेते हो ये सारी चीजें, लेकिन मेन चीज है कि यार वो ट्रू और फॉल्स पहचानना है ना। वहां पर यही सबसे बड़ी समस्या है कि यार वो बस ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बाकी तो मैं फोड़ दूंगा। और एग्जामिनर भी ये सोच रहा है कि बाकी के क्वेश्चन तो तू फोड़ लेगा, इसमें तो मैं फोड़ूंगा। आ गई बात समझ में? तो अपने को उधर ही कॉन्फिडेंस लाना है यार, जो दुनिया नहीं कर पा रही है अपने को वो बेस्ट करना है। मैं तो ये बात मानता हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे जो सबसे कठिन टॉपिक है उसको सॉल्व करने में और उसको पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। ये अलग ट्रेंड है थोड़ा सा, ठीक है। जिंदगी में यही है, सबसे ज्यादा कठिन चीज पर ही हाथ मारा बेटा हमेशा। चलिए जी देखिए, शाबाश। फूड चेन, लिटरली स्पीकिंग मेरी तो भयंकर इच्छा है भयंकर, समय नहीं मिलता भाई मेरे को। हाँ, नहीं पढ़ने का, खुद खुद पढ़ूंगा तभी तो पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पढ़े हुए, मैंने कक्षा 12 पास की थी 2003 में। उसके बाद से फिजिक्स से, हाँ उसके बाद से फिजिक्स से रिश्ता नाता ही खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, तो फूड चेन की बात करें हम लोग। फूड चेन सुनिएगा प्लीज, 3 तरह की हो सकती हैं। अभी मैं सुनूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें घुसा हुआ हूँ, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे प्रीडेटर फूड चेन भी कहा जाता है। एग्जामिनर आलसी हो चुका है, इसको जीएफसी लिख रहा है। यस, केएफसी नहीं बेटा, जीएफसी है, ठीक। हाँ शाबाश, बस अब देखो इधर, पैरासिटिक फूड चेन। एग्जामिनर इतना आलसी भी नहीं हुआ है कि इसको पीएफसी लिख दे। अगला है बेटा डेट्राइटस फूड चेन। यहां तक जाते जाते फिर आलस आ गया है, इसको उसने डीएफसी कह दिया है। और एग्जामिनेशन में बिना एब्रीवेशन को क्लियर किए उसने डीएफसी और जीएफसी लिखकर ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी उसने यही लिखा है, ठीक है। तो जीएफसी, पैरासिटिक फूड चेन एंड डीएफसी, ये 3 तरह की फूड चेन है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा जीएफसी। तीनों तरह की फूड चेन के मैं आपको शुरुआती 2-3 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इन तीनों पॉइंट को अप्लाई कर लेंगे तो गारंटी भाई साहब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट है। ग्रेजिंग फूड चेन में सबसे पहली चीज याद रखना, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। हमेशा कहां से स्टार्ट होगी बेटा? ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी इन ग्रेजिंग फूड चेन इज सन। नेक्स्ट, ये हमेशा स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज ऑर्गेनिज्म की तरफ जाती है। इसका मतलब बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा है तो बड़े ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है और छोटे ऑर्गेनिज्म को नुकसान। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें बड़े ऑर्गेनिज्म को फायदा, छोटे ऑर्गेनिज्म को नुकसान, इज प्रीडेशन। यही वजह है कि इसको प्रीडेटर फूड चेन भी कहा जाता है। समझ में आ गई बेटा बात? अगली चीज, ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, तो एग्जांपल में एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, अगर उसने एनर्जी फ्लो वाले टर्म्स में, मतलब फूड चेन में, फूड वेब में और पिरामिड में कहीं पर भी एक्वेटिक लिखकर दिया है तो आप लार्जेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम को कंसीडरेशन में लेंगे, मतलब आप ओशियन के हिसाब से सॉल्यूशन देंगे, राइट बेटा। जब तक वो खुद मेंशन ना करे कि वो रिवर की, पॉन्ड की, लेक की या किसी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है बच्चे। एक्वेटिक इकोसिस्टम बोला है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर कौन बेटा? फाइटोप्लैंक्टन। इन पर कौन फीड करेंगे? जूप्लैंक्टन, देन स्मॉल फिश एंड देन लार्ज फिश। ये हो गई भैया आपकी सिंपलेस्ट या सिंपल टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, किसमें बेटा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की फूड चेन कैसी होगी? तो हम लोग मान लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास है बेटा, ग्रास पर फीड कर रहा है रैबिट, रैबिट पर फीड कर रहा है स्नेक और स्नेक पर फीड कर रहा है पीकॉक। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पीकॉक इज द टॉप कंज्यूमर, मैं आपको लास्ट टर्न पे सिखा चुका हूं, ठीक है बच्चे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये चल रहा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये चल रहा है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब एनसीईआरटी की एक लाइन थोड़ी सी क्लियर करनी है, सुनिएगा ध्यान से।
सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए कि मान लीजिए हम लोगों ने ग्रासलैंड इकोसिस्टम को लिया, ठीक है, बड़ा फैला हुआ सा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, लेकिन उसमें हम लोग एक यूनिट एरिया ले रहे हैं। यूनिट एरिया का मतलब हो गया 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई, 1 मीटर क्यूब का एरिया लिया, राइट। दूसरा, हमने ओशियन के अंदर भी पानी वाला जो हिस्सा है, एक्वेटिक पार्ट जो है, उसमें 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई वाला वाटर कंटेंट ले लिया। दोनों में हमने जब काउंट करना स्टार्ट किया तो मुझे बताइए उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा नंबर किसका मिलेगा? ग्रास का। उससे कम रैबिट का। उससे कम, सबसे कम पीकॉक का। जरूरी नहीं है कि टॉप कंज्यूमर उस यूनिट एरिया में मिलेगा ही से, ठीक है बेटा। चलिए उसी तरह से हम बात कर लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की। उस यूनिट एरिया में सबसे ज्यादा नंबर किसका? उससे कम, देन लार्ज फिश। हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में आएगी नहीं, ठीक है। इसका मतलब एक जनरल टर्म्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर प्रोड्यूसर्स का ही मिलेगा। चलो, अगर हम दोनों के प्रोड्यूसर्स को कंपेयर करें तो यूनिट एरिया में किसके प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा है? एक्वेटिक के प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन बताऊं या कंपैरिजन देखूं तो मुझे बताइए दोनों में से किसके प्रोड्यूसर का प्रिडेशन ज्यादा चल रहा है? एक्वेटिक के प्रोड्यूसर्स का प्रिडेशन ज्यादा चल रहा है। मतलब दोनों में एनर्जी का फ्लो प्रिडेशन के थ्रू किससे ज्यादा हो रहा है? एक्वेटिक में ज्यादा हो रहा है। हेलो, इसलिए एनसीईआरटी ने लिख कर दिया है कि जीएफसी इज द मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। अरे समझ में आई बात? GFC is the major conduit of energy transfer in aquatic ecosystem, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी का फ्लो प्रिडेशन के थ्रू हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रिडेशन इन दोनों इकोसिस्टम में कहाँ देखने मिल रहा है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। समझ में आई बात? मेंशन कर लीजिएगा। हाँ, नंबर किसका ज्यादा है? बायोमास कम है। बायोमास कम है तो अगले ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी अमाउंट को सस्टेन करने के लिए फीडिंग नंबर ज्यादा होगा। तो प्रिडेशन दोनों में से ज्यादा कहां देखने मिलेगा? क्या नहीं समझ में आया? तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रासलैंड में हो ही नहीं सकता। ज्यादा प्रिडेशन क्यों हो रहा है? संख्या ज्यादा कैसे हो रही है? अरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है भैया, डायटम्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स हैं कौन? एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स हैं। कौन होंगे? डायटम्स होंगे, प्रोटिस्ट में जिनको रखते हैं, ठीक। डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी। और एल्गी मान लीजिए, नंबर सबसे ज्यादा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। चल नेक्स्ट, अगला आ रहा है बेटा। हाँ है, मेंशन लिख लीजिए। GFC is major conduit of energy transfer in aquatic ecosystem. अगला क्या बेटा? पैरासिटिक फूड चेन। किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन कभी भी बहुत कठिन नहीं होता, सॉल्यूशन इज ऑलवेज इजी। हेलो, बस वहां पहुंचना ही एक मेन ट्रिक है, ठीक है। वो क्लियर होना चाहिए आपको क्या स्टेटमेंट का मतलब निकलेगा कैसे। पैरासिटिक फूड चेन की बात कर रहा हूं, और घर जाकर एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल के रखना भैया, है ना। जैसे जैसे एनसीईआरटी पढ़ने की आदत रहेगी आपको इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा लगता है कहानी लिखी हुई है, जो कहानी हमें पता है। भाई पुराना वाला पार्ट तो हमने मैक्सिमम पढ़ ही लिया है। अब चूंकि ये वाला पार्ट इतना इजी है कि मैक्सिमम जो टर्म्स और लाइंस हैं, जैसे कि आज मैंने आपको अभी तक 4 लाइनें बता दी हैं, वही कंफ्यूजन आता है। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट स्पीशीज एज सच। अरे क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो यही लाइनें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। वो लाइनें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। पैरासिटिक फूड चेन बेटा, पैरासिटिक फूड चेन में भी 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट बेटा, जब प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है तो सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। नेक्स्ट, लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को फायदा। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें छोटे को नुकसान है बड़े को फायदा है, क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म। अरे प्रेडेशन वाले,
बड़े को नुकसान है, छोटे को फायदा है। ये क्या है बेटा? पैरासिटिज्म। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एक ही एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है और वो है ट्री इकोसिस्टम। क्या है बेटा? ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में ध्यान रखना केवल एक ही ट्री मानते हैं, ट्रीज नहीं मानते हैं, ठीक है? एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर कई सारे बर्ड्स फीड कर रहे हैं, उनके ऊपर कई सारे पैरासाइट्स फीड कर रहे हैं। ये है भैया आपका पैरासिटिक फूड चेन। नेक्स्ट, आज तक प्रश्न नहीं आया यहां से। अगला है बेटा डेट्राइटस फूड चेन, एग्जामिनर का फेवरेट। ठीक है, जब भी प्रश्न पूछा है स्टेटमेंट वाला ही पूछा है, और अरे रुक तो जब खत्म तो होने दे, फोटोग्राफर खत्म हो जाए तब आराम से खींचना बढ़िया लगता है। उसके बाद मैं घर जाके खुद भी देखता हूँ, बोले राइटिंग अच्छी आ रही है। चलिए देखिएगा प्लीज, डेट्राइटस फूड चेन की अगर हम बात करें, सुनिएगा बच्चे, यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। यहाँ देखिएगा, डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्राइटस। हेलो, कौन पूछा था? तू पूछा था अभी, ठीक है, हाँ तो ही पूछा था, ठीक। अगर हम डेट्राइटस फूड चेन की बात करें तो डेट्राइटस फूड चेन हमेशा शुरू कहां से होगी? डेट्राइटस से। सोर्स ऑफ एनर्जी भी डेट्राइटस ही है, वहीं से ही एनर्जी मिल रही है उस इकोसिस्टम में या इस फूड चेन के अंदर, ठीक। अब यहां पर बैक्टीरिया एंड फंगस आर द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड इन दिस फूड चेन बेटा, which are always placed at T2 ट्रॉफिक लेवल। कहां रखेंगे? T2 ट्रॉफिक लेवल पर रखेंगे, ठीक। क्यों? T1 पर क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि T1 हमेशा प्रोड्यूसर्स का है, T1 हमेशा, और ये एक ऐसी फूड चेन है जिसमें प्रोड्यूसर से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए पहला ट्रॉफिक लेवल जो बताया जाता है वो कौन सा है? T2। इसलिए ध्यान रखना, बैक्टीरिया एंड फंगस प्रेजेंट इन डेट्राइटस फूड चेन आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। Bacteria and fungus present in detritus food chain are primary consumers। भैया एग्जाम टाइम में ये पॉइंट क्लिक नहीं होते, तो याद रखना कि चूंकि यहाँ पर T1 एब्सेंट है, इसलिए कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? T2 से ही होगी, ठीक। और ये सब चीजें बताने के बाद हम लोग कह देते हैं कि detritus food chain is actually a exceptional food chain। कैसा है बेटा ये? एक्सेप्शनल फूड चेन, और इसके कुछ कारण हैं, वो आप लिख लीजिए। डेट्राइटस फूड चेन इज अ एक्सेप्शनल फूड चेन बिकॉज, पहला, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लेना, सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों। सेकंड, अभी तक जो हमने नॉर्मल फूड चेन्स पढ़ी हैं बच्चे, उसमें हमने कहीं पर भी किसी डिकम्पोजर को जगह दी, लेकिन क्या इस फूड चेन में हम डिकम्पोजर बता रहे हैं? देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल इसलिए है बिकॉज डिकम्पोजर्स आर गिवन प्लेस इन द फूड चेन। बाकी किसी भी फूड चेन में हम लोग डिकम्पोजर को जगह नहीं देते, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एक्सेप्शनल क्यों है? डिकम्पोजर्स आर गिवन प्लेस इन द फूड चेन। ठीक है बच्चे, राइट। अब पहला पॉइंट मैंने आपको लिखाया कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या यहाँ पर एनर्जी के फिक्सेशन की कोई बात होगी? एनर्जी के फिक्सेशन की बात नहीं होगी, और जब एनर्जी फिक्सेशन ही नहीं हो रहा है तो आईएसआर नहीं होगा, तो आप लिंडमैन का लॉ भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या ये फूड चेन 10% लॉ को फॉलो करेगी? दिस फूड चेन डज नॉट फॉलो द 10% लॉ। अरे रुको जरा, मेरी बात तो सुनो पूरी। डज नॉट फॉलो द 10% लॉ। अगर ये 10% लॉ को फॉलो नहीं कर रही है तो क्या यहाँ कोई ट्रॉफिक लेवल की लिमिटेशन होगी? यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल की लिमिटेशन नहीं होगी। अरे भैया मैंने आपसे कहा था कि ट्रॉफिक लेवल नॉर्मली 4 होते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं। किस वजह से?
लैंडमैन के 10% लॉ की वजह से। क्या ये फॉलो कर रहा है? ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन। एनसीईआरटी ने पूछा भी है कि इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड, इन द डेट्राइटस फूड चेन? नो, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन डेट्राइटस फूड चेन बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द 10% लॉ। तो लास्ट लिख लीजिएगा, डज नॉट फॉलो 10% लॉ। does not follow the 10% law. ठीक है भैया, समझ में आई बात? ये हो गए तीनों कारण किस चीज के बेटा, ये एक्सेप्शनल क्यों है। अब मुझे ये बताओ यार, जब हमने वो 1 मीटर क्यूब का एरिया लिया था तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर वाटर बॉडी में किसका मिला था? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का, राइट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किसका मिलेगा? डिकम्पोजर्स का मिलेगा। क्योंकि मैंने उस समय पर प्रोड्यूसर पूछा था और अभी पूछ रहा हूं ऑर्गेनिज्म। यहां पर मैंने पूछा था कि इसमें प्रोड्यूसर का नंबर किस में ज्यादा है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स का, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अरे बोलो यार, अगर अभी हम लोग टेरेस्ट्रियल एरिया में ऑर्गेनिज्म का नंबर देखेंगे तो किसका ज्यादा होगा? डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर आप एनर्जी का फ्लो देखेंगे तो प्रिडेशन के कंपैरिजन के थ्रू डिकम्पोजिशन से ज्यादा हो रहा होगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फ्लोज थ्रू डेट्राइटस फूड चेन। समझ में आई बात? एनर्जी का फ्लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मोस्टली किसके थ्रू होता हुआ दिखेगा? डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू होता हुआ दिखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिकम्पोजर आर मच हायर एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स। अरे आई बात समझ में? ये भी लिख लीजिएगा, मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फ्लोज थ्रू डीएफसी। मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इन terrestrial ecosystem flows through DFC। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डेट्राइटस। डेट्राइटस पर फीड कर रहे हैं कौन? बैक्टीरिया एंड फंगस। दोनों में से प्रीडेशन किसका ज्यादा हो रहा है? ठीक है, अब हम लोग ऑर्गेनिज्म का नंबर देख रहे हैं यूनिट एरिया में, पहले प्रोड्यूसर का नंबर देखा था दोनों इकोसिस्टम में। ऑर्गेनिजम्स का नंबर देखा। हाँ, कौन पूछ रहा है? हाँ बेटा बोल। हाँ, है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। यही तो एक्सेप्शनल का पहला पॉइंट लिखवाया है। डेट्राइटस कुछ भी हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद, मतलब ये सारी चीजें खत्म करने के बाद यहां पहुंचा है। इसका मतलब एनर्जी का फ्लो हम लोग फिक्सेशन वाला नहीं बताएंगे। इट इज ऑलवेज नॉट द बायोमास, इट इज ऑलवेज द डेड ऑर्गेनिक मैटर। हाँ तो कह रहा हूं ना, तो प्लांट का जो फिक्सेशन वाली एनर्जी है वो तो फीडिंग के थ्रू ट्रांसफर हुई, और जब ऑर्गेनिक मैटर का लिविंग से डेड में कन्वर्जन हुआ तो स्टार्टिंग हुई किसकी? तो हम लोग फिक्सेशन इसमें नहीं बताते हैं, सेलेस्टियल सोर्स से नहीं बताते हैं। हम्म, बिल्कुल इसी के पास आ रही है, डेट्राइटस से डेट्राइटिवोर के पास जा रही है। हाँ, बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवर्म, डिकम्पोजर, डेट्राइटिवोर सब आएंगे इस जगह पर, वो T2 पर ही रहेंगे। बिल्कुल। हम्म, आगे बताऊंगा, अभी स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा। हाँ बेटा। क्यों कहेंगे? पकड़कर मारकर कहाँ खा रहे हैं? मरा हुआ खा रहे हैं। प्रेडेशन क्या है? कैच, किल एंड ईट। यहाँ पर जो चल रहा है कैसा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ,
क्योंकि T1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ मेरी बात को, T1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मिनिमम लेवल T3 तो नहीं हो सकता ना, कौन सा होगा? अब T1 नहीं है, हमें पता है कि T1 प्रोड्यूसर है, तो अब कंज्यूमर लेवल पर ले जाना है, तो T4 तो रख नहीं सकता, कहां से शुरू करना पड़ेगा? कई बार लगता है ज्यादा समझ में आना भी पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, तो बोले इतना नहीं समझाना चाहिए। चलिए ठीक है, समझ गया, कोई नहीं, आ जाता कभी कभी, बुरा मत मानना, तू मान ले, मना कर रहा था फिर मान ले। चलो सुनो बात को फटाफट से, समय थोड़ा सा कम है। सुंदरबंस की अगर हम बात करते हैं, सुंदरबंस मैंग्रोव है बेटा, मैंग्रोव की जो लीव्स हैं, ये डेड लीव्स उस मैंग्रोव या मार्श एरिया में गिरी बेटा। और शायद आपको पता होगा कि जो सुंदरबन के मैंग्रोव्स हैं बेटा, वो एक्चुअल में रिवराइन बैकवाटर मैंग्रोव्स हैं। कौन से हैं? रिवराइन बैकवाटर मैंग्रोव्स हैं, मतलब एक्चुअल में वेटलैंड्स हैं। क्या है वो? एक्चुअल में वेटलैंड्स हैं, ठीक, जहां पर रिवर का किनारा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से मार्शिस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जब डेड लीव्स गिरेंगी तो इनके ऊपर फीड करेंगे कौन? बैक्टीरिया एंड फंगस, राइट बच्चे। अब चूंकि यहाँ पर रिवेराइन एरिया है, रिवेराइन मार्शेस हैं, तो यहाँ वाटर का फ्लो या वाटर की चेंजिंग होती रहती है, मतलब एक्वेटिक एरिया के ऑर्गेनिज्म फीडिंग के लिए मार्शी एरियाज में आ सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कई बार क्रस्टेशियन लार्वा और मोलस्क लार्वा डेवलप होते हुए पाए जाते हैं। ये जो क्रस्टेशियन और मोलस्क लार्वा हैं बेटा, ये बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनीज के ऊपर फीड करते हैं। इन क्रस्टेशियन लार्वा और मोलस्क लार्वा जो कि नेक्टोनिक होते हैं, कैसे होते हैं? फ्लोइंग वाटर के साथ अगर वो स्ट्रीम में चले जाते हैं तो इन पर फीड करती हैं स्मॉल फिशेस। कौन फीड करती है? इन स्मॉल फिशेस के ऊपर रिवर्स के अंदर, ओशियन के अंदर लार्ज फिशेस या फिर फिश ईटिंग बर्ड्स फीड कर सकते हैं बेटा, ठीक। लेकिन सुंदरबंस दुनिया के एकमात्र ऐसे इकोसिस्टम है जहां पर टाइगर फिश खाता है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर? अब अगर यहाँ पर आप ट्रॉफिक लेवल्स को देखोगे तो ट्रॉफिक लेवल की लिमिटेशन हम लोग यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी का फिक्सेशन नहीं बता पा रहे हैं। एनर्जी का फ्लो शुरू कहां से हुआ? डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हुआ है। अरे बोलो यार, यहाँ तक की कहानी शायद समझ में आई हो। ये खत्म हुआ भैया आपका डेट्राइटस फूड चेन, और इसी के साथ खत्म हो गई आपकी सारी फूड चेन्स। अब बात आती है एनसीईआरटी के स्टेटमेंट। Which among the following statements are true for food chain, या which among the following statements are false for food chains? ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, आपको ही ट्रू फॉल्स बताने हैं। लिखना, DFC can be connected to GFC. Detritus food chain can be connected to grazing food chain. DFC can be connected to GFC at certain trophic levels. हाँ जी, ट्रू के फॉल्स? ट्रू। कैसे? सामने दिख रहा है, यहां तक तो DFC चल रहा था, यहां से प्रेडेशन शुरू हो गया। ये क्या है बेटा? DFC इज कनेक्टेड टू GFC एट सर्टेन ट्रॉफिक लेवल। ये ऐसे नहीं समझ में आता था, और इजी कर लेते हैं, देखना जरा क्या चल रही है? ग्रेजिंग फूड चेन। क्या चल रही है? ग्रेजिंग फूड। जितनी ग्रास है पूरी को रैबिट खा जाएगा क्या? कुछ ग्रासेस अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करेंगी और डेड ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगी। जितने रैबिट है सबको स्नेक खा जाएंगे क्या? कुछ मरेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे। जितने स्नेक है सबको पीकॉक खा जाएंगे क्या? कुछ मरेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, और पीकॉक का तो होना ही यही है। जहां डेड ऑर्गेनिक मैटर वहां DFC की शुरुआत, जहां डेड ऑर्गेनिक मैटर वहां DFC की शुरुआत। चल क्या रही थी? GFC। GFC कैन बी कनेक्टेड टू DFC एट डिफरेंट या सर्टेन ट्रॉफिक लेवल्स। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर ये आपको DFC के साथ कनेक्टेड नजर आ सकती है।
आई बेटा बात समझ में? चलिए सेकंड पॉइंट लिखिएगा। मेंबर्स ऑफ डीएफसी कैन बी प्रे फॉर मेंबर्स ऑफ जीएफसी। members of DFC can be prey for members of GFC। सही है? प्रेडिक्शन शुरू हो गया ना। एक सिंपल एग्जांपल और बता देता हूँ। कक्षा 9 में आपको कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाना सिखाया गया होगा, जिसमें आपसे कहा था कि आपका किचन का जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको मिट्टी के साथ मिला के एक डिब्बे में या एक बड़े से पतीले में गार्डन में रख दो और उसके अंदर अर्थवर्म छोड़ दो। अगर आपने ऐसा, केंचुआ है ना, अगर आपने ऐसा किया हो तो अर्थवर्म वाला वो जो एरिया है इसको 8-10 दिन तक रखा जाता है, तब ये कंपोस्ट बनाता है। आपने नोटिस किया हो तो जहां पर उस डब्बे में आपने वो अर्थवर्म छोड़ रखे हैं वहां पर रोज एक चिड़िया आती है और नूडल के फॉर्म में एक अर्थवर्म ले जाकर खा लेती है, राइट? इसका मतलब जब आपने डेट्राइटिव वोर या अर्थवर्म को छोड़ा तो डीएफसी चल रहा था। चिड़िया आई, उसने उसको पकड़कर मारकर खा लिया। दैट मीन्स मेंबर ऑफ डीएफसी बिकेम द प्रे फॉर द मेंबर ऑफ जीएफसी। क्लियर बेटा? चलो अगला लिखो। शॉर्टर द फूड चेन मोर द एनर्जी ट्रांसफर। सही है ना? शॉर्टर द फूड चेन मोर द एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, चलो अगला लिखो। हाँ, शॉर्टर द फूड चेन मोर कहते कौन सी वाली गाली सुनेगा? प्रोड्यूसर सुन, रैबिट, लायन। ठीक, प्रोड्यूसर, रैबिट, फॉक्स, लायन। ठीक, कितनी एनर्जी फिक्स हुई? यहां कितनी फिक्स हुई? ये टॉप कंज्यूमर है। किसमें? कैसे? लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी कम? यहां पर शॉर्टर द फूड चेन मोर द एनर्जी ट्रांसफर। amount of energy decreases at the successive trophic level because shorter the food chain more the energy transfer। अब assertion रीजन ऐसे ही बनते हैं। हाँ वही तो है, बिल्कुल। अरे फ्लो तो दोनों में बराबर ही, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कांस्टेंट होता है। एनर्जी ट्रांसफर कांस्टेंट बताया बेटा, इसलिए तो लिखवाएं सारी चीजें। क्या कर रहे रे? क्या क्वेश्चन करेगा रे तू? चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, शॉर्टर द फूड चेन मोर द एनर्जी ट्रांसफर। लिखो लिखो, इसके आगे के दो और बाकी चल रहा है। लिखो, एनर्जी फ्लो इन जीएफसी इज रैपिड। GFC, energy flow in GFC is rapid, comma, energy flow in DFC is slow but magnitude is high। यहां मैग्नीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा गया है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इज हाई। शुरू से बोल देता हूं, एनर्जी फ्लो इन GFC इज रैपिड, कॉमा, energy flow in DFC is slow but magnitude is high। हाँ जी भाई, ट्रू है? पक्का? चलिए जी, कैसे? एक प्लांट पर 10 लीव्स लगी हुई हैं, उन 10 लीव्स को रैबिट खा गया, मतलब 10 लीव्स की फिक्स्ड एनर्जी इंस्टेंटली प्रीडेटर में ट्रांसफर हो गई, एनर्जी फ्लो रैपिड हुआ है। उसी ट्री की या उसी प्लांट की एक लीफ नीचे गिरी, मतलब डेट्राइटस या लिटर बन गया। अब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ, एक की दिन में एक की बार में डिकम्पोज हो जाएगी।
इसका मतलब उस पर हजारों बैक्टीरिया फीड करेंगे और कई दिनों तक फीड करेंगे। एनर्जी फ्लो रैपिड है कि स्लो है? और वो एक लीफ की एनर्जी 1,000 या 10,000 बैक्टीरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड इज हाई। क्लियर? लास्ट पॉइंट है, अ सिंगल फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अ सिंगल फूड चेन does not exist in nature. It is always a network of food chains interconnected to each other at different trophic levels. धीरे धीरे बोलूं, नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। चलो शाबाश। नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स interconnected to each other at a single food chain does not exist in nature. खत्म हो गई बात। अगला टॉपिक आ रहा है फूड वेब। अब फूड वेब क्या है? नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स interconnected to each other at different trophic levels is known as food web। ठीक है? और फूड वेब में ऑर्गेनिज्म के पास मूड और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल होता है भाई। अरे समझ में आ रही है बात? ठीक है, शाबाश। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब इज, बस बेटा मैं इधर ही हूं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। बस इतनी सी बात याद रखनी है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, खत्म हो गया बेटा फूड वेब। नेक्स्ट, हाँ बेटा कुछ कह रही हो? ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चलिए जी,
सुनिएगा प्लीज फटाफट से, मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मतलब आप जा सकते हो यार, ऐसे ना हो सकता है किसी का प्रॉब्लम हो, आप जा सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बस वही है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा सा माइंड डाइविएट होता है, बोला ये जा रहा है मैं भी जाऊंगा, ठीक है। चलिए सुनिएगा, बात करते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। इकोलॉजिकल पिरामिड बेटा नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा पिरामिड जहां पर इकोलॉजी की मम्मी रखी हुई है, वही क्या है बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बात समझ में आ गई, खत्म हो गया बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, शाबाश, बोर्ड कम पड़ता है इसलिए मिटाया बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सुनिएगा प्लीज, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि पिरामिड्स एक्चुअल में हैं क्या। पिरामिड्स आर एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिरामिड्स आर एक्चुअली, अगला क्वेश्चन आता है भाई किस चीज की, ट्रॉफिक लेवल्स की, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ट्रॉफिक लेवल्स की। अरे भैया ठीक है, तूने ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, लेकिन किस बेसिस पर है, नंबर बायोमास एनर्जी के बेसिस पर है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, किसकी है, किस बेसिस पर है, नंबर बायोमास एंड एनर्जी। बड़ी अंग्रेजी में जमा जमा के लिख दो तो डेफिनेशन बन जाती है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स लाइक नंबर बायोमास एंड एनर्जी इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। बात खत्म हो गई, राइट। इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सबसे पहले दिया था चार्ल्स एल्टन ने, कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन, ठीक है बेटा, इसी वजह से इसे एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है, या एल्टोनियन ग्राफ्स भी इसे कहा जाता है, ठीक है बच्चे। अब हम हमेशा पिरामिड का क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाता है, लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन आता है कि यार वो ट्री इकोसिस्टम में नंबर का उल्टा था कि बायोमास का उल्टा था, एक्वेटिक इकोसिस्टम में नंबर का सीधा था कि बायोमास का सीधा था, ठीक है। तो ये तभी आता है जब हम रटने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि रटने से बेटर आपको प्लॉटिंग आनी चाहिए कि यार ग्राफ एक्चुअल में बनेगा कैसे। हेलो, ग्राफ बनाने के मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं, 3 बिल्कुल वाहियात पॉइंट, लेकिन अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, मेरी 110% गारंटी, भाई 200% गारंटी है कि आपका पिरामिड का क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर, 3 पॉइंट में आपको बता देता हूं कि आप पिरामिड जब भी बनाएंगे, आप अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं, फुल गारंटी आपका क्वेश्चन सही होगा ही सही। सबसे पहला, पिरामिड बनाने के लिए आपको सबसे पहले बनानी है फूड चेन, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा कि ट्री इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड कैसा बनेगा। तो उसने इकोसिस्टम का नाम लिया है, फूड चेन का नाम नहीं लिया है, मतलब आपको ट्री इकोसिस्टम की फूड चेन पता होनी चाहिए, ठीक। अब इस फूड चेन का जो प्रोड्यूसर है उसको बेस पर रखा जाएगा, बेस पर किसको रखा बेटा, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। और एपेक्स पर रख दिया टॉप कंज्यूमर्स को, ठीक है। बेस पर प्रोड्यूसर रखा है, एपेक्स पर टॉप कंज्यूमर रखा, उसके बाद प्लॉट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पिरामिड बना लिया उसके बाद उनको ऐसे रख रहे हो, नहीं, पहले ये रखेंगे, फिर आप नंबर देखेंगे कि भैया प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है कि प्राइमरी कंज्यूमर का, कि सेकेंडरी कंज्यूमर का, कि टॉप कंज्यूमर का, उसके हिसाब से उसका एरिया डिसाइड करेंगे, उससे फिर कम 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 होते हुए आप पिरामिड का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। समझ में आई बात, कैसे देख लेते हैं। पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो 3 तरह का हो सकता है, इट कैन बी अपराइट, इट कैन बी इन्वर्टेड एंड इट कैन बी स्पिंडल शेप, ठीक है। जैसे आप सुनते हैं अपराइट पिरामिड, वैसे ही ये स्ट्रक्चर हमारे मन में आता है। अरे बोलिए, ठीक। इस पिरामिड में बेस कहां बेटा, T1, T2, T3, T4, राइट। अब ये जो पिरामिड मैंने बनाया, पहले मैंने अपराइट बना दिया, बाद में ट्रॉफिक लेवल प्लेस किए, मतलब ये हो गया रटने वाला हिसाब, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई सीधा ही बनेगा तब मैं ऐसे ऐसे प्लेस कर दूंगा, राइट। मेरा ऐसा मानना है कि ये आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमारा तरीका क्या है, पहले फूड चेन बनाएंगे, हेलो, बेस पर प्रोड्यूसर, देन एपेक्स पर टॉप कंज्यूमर, राइट। अब हम डिसाइड करेंगे किसका नंबर, किसका बायोमास या किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम है, ठीक। चूंकि हमें पता है कि हम लोग डायरेक्टली क्या बता रहे हैं, अपराइट, इसका मतलब बेस नैरो होगा और एपेक्स बेस ब्रॉड होगा और एपेक्स नैरो होगा, ठीक है। तो यहाँ बता देता हूँ कि भैया सबसे बड़ा एरिया किसका है, T1, देन उससे कम T2, देन T3, देन T4। हेलो, कैसा बनाइए, अपराइट।
इस वाले से ज्यादा इजीली इसको प्लॉट किया जा सकता है और एक्यूरेसी भी इसी की ज्यादा है। ठीक है, अभी आपको प्रूफ भी कर दूंगा। राइट, सेकंड बेटा, इन्वर्टेड पिरामिड। कुछ ऐसा होगा, बेस किधर है? कितने लोग कहते हैं बेस नीचे, कितने लोग कहते हैं बेस ऊपर है? ठीक है, इस बिल्डिंग का बेसमेंट हमने 8th फ्लोर पे बनवाया है ना, और टॉप फ्लोर हमने ग्राउंड फ्लोर के नीचे बनवाई है। बेसमेंट किधर होता है? ध्यान रखना बेटा, बड़ा है तो बेस है जरूरी नहीं है। ये बेस है और ये एपेक्स है। आ गई बात समझ में? यही समझाने के लिए मैंने पहले बेस पर T1 लिख के सिखाया था। पिरामिड बनाने के पहले बेस कहां बताया था? नीचे ही बताया था, तभी तो पहले T1 T2 T3 T4 लिखा ना। तो बेस नीचे ही लिखा था, तो पिरामिड उल्टा बने चाहे सीधा बने, बेस हमेशा नीचे। ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4 वही। लेकिन हमारा हिसाब क्या कहता है? पहले फूड चेन बनाओ, बेस पर प्रोड्यूसर को रखो और एपेक्स पर टॉप कंज्यूमर को। चूंकि इन्वर्टेड बोल रहे हैं तो सीधी बात है कि बेस नैरो है और एपेक्स ब्रॉड है, ऐसा बनेगा। हेलो, ये कोई अलग नहीं है, इनके डायगोनल्स मिला दो, यही वाला शेप आएगा। आ गई बात समझ में? चलो जी, अब आपको एक्यूरेसी इसमें समझ में आएगी। स्पिंडल शेप्ड। भैया ये जो मैं 7 मिनट वेस्ट कर रहा हूं ना, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हमेशा, इसके लिए बता रहा हूं, ताकि आप प्लॉटिंग खुद कर सके हमेशा। बेस की तरह बीच में, शाबाश, है ना। आजकल जमाना अलग चल रहा है। ठीक है भैया, अब मुझे बताओ इसमें T1 और T4 में से किसका नंबर या किसका बायोमास ज्यादा है और किसका कम है? दोनों का बराबर दिख रहा है, आप बिल्कुल अलग से स्पेसिफिकली पता नहीं कर पा रहे। लेकिन समझ में आई बेटा बात? ठीक है, ज्यादा एक्यूरेटली किसमें बता पा रहे हो? सेकंड वाले में। मेरे हिसाब से आप अप्लाई करेंगे सेकंड वाला ही। बनाना आसान है, आप आराम से अपना आंसर खुद डिराइव करें और ऑप्शन के साथ मैच करके वो आंसर टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर। हाँ हाँ, ये नहीं मिटा रहा, यही लिखना था क्या? लिख लो 3 पॉइंट। पहला फूड चेन, दूसरा बेस पर प्रोड्यूसर, और तीसरा एपेक्स पर टॉप कंज्यूमर। लिख लिया? चलो भाई, पिरामिड्स ऑफ नंबर। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें। एक तो यार क्या है कि कॉन्फिडेंस हाई रखना चाहिए हमेशा। इट इज नेवर द मैटर ऑफ प्रिपरेशन, इट इज ऑलवेज द प्रिपरेशन, इट इज ऑलवेज द मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। लोग प्रिपेयर सभी करके जाएंगे, लेकिन जो वहां पर अटेम्प्ट सही से करेगा वही जीतेगा भैया। ठीक है, हाथ नहीं दूझने चाहिए कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अरे सही होगा ही होगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर में हम लोग एक्चुअल में क्या प्लॉट करने वाले हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। कौन से ट्रॉफिक लेवल पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है और कौन से ट्रॉफिक लेवल पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, उसके हिसाब से हम लोग बार का साइज डिसाइड करेंगे। हेलो, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि यार पिरामिड ऑफ नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर, फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल पर एक ही स्पीशीज होगी। अरे फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल पर एक ही स्पीशीज होगी। किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है और एक दूसरी स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक का बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरे का बायोटिक पोटेंशियल, इसका मतलब पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स बायोटिक पोटेंशियल एट अ ट्रॉफिक लेवल।
समझ में आई बात? पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स बायोटिक पोटेंशियल एट अ ट्रॉफिक लेवल। अगला बेटा, मोस्टली अपराइट। अधिकांशतया कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं बोला है, मोस्टली अपराइट, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है ना, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको रटनी पड़ेगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड बनाना है, हमारा नियम क्या कहता है? फूड चेन क्या है? ठीक है, मैंने आपको अभी तक नहीं बोला सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा कि स्पिंडल बनेगा, ठीक है। अगला नियम क्या कहता है? बेस पर प्रोड्यूसर, देन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स बेटा, और एपेक्स पर टॉप कंज्यूमर, ठीक है। हम बना रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर, मतलब हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखने। बताइए किसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल सबसे ज्यादा? इसका मतलब सबसे बड़ा बार फाइटोप्लैंक्टन्स का ही बनाया जाएगा। उससे कम नंबर, उससे कम, सबसे कम, अपराइट बन गया भाई। मेरे हिसाब से रटने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने केवल ये 3 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आप खुद डिराइव करोगे कि स्ट्रक्चर आ कैसा रहा है, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट, ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं। हम्म, कोई ऐसा इकोसिस्टम आ गया जिसका फूड चेन ना पता? ऐसा नहीं आएगा, जो एनसीईआरटी में है वही आएगा, ठीक है। चलिए ट्री इकोसिस्टम की बात करें, पहला नियम क्या कहता है? ट्री, बर्ड्स, पैरासाइट्स, ठीक है बेटा। अगला नियम, बेस पर प्रोड्यूसर और एपेक्स पर टॉप कंज्यूमर। इस वाली फूड चेन में तो टॉप कंज्यूमर पर पैरासाइट ही जा रहा है, वैसे तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पर कहा जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर बताइए सबसे ज्यादा नंबर किसका, तो सबसे बड़ा बार किसका बनेगा? उससे कम, और ट्री एक ही है, कैसा बना? इनवर्ट। मेरे हिसाब से रटने की जरूरत नहीं है, आप नंबर देखकर बना सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मुझे पता है कि इसका नंबर कितना है, राइट। अगली चीज, हमेशा सबसे पहले सबसे बड़ा बनाना, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला एग्जांपल बेटा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। पहला नियम, ग्रास, रैबिट, स्नेक और पिकॉक, ठीक है बेटा। नाउ बेस पर प्रोड्यूसर, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स एंड एपेक्स पर टॉप कंज्यूमर। नंबर देख रहे हैं बेटा, सबसे ज्यादा नंबर ये लो भैया ग्रास, उससे कम, देन, देन कैसा बना? अब बना। समझ में आ गई बात? उसी तरह से अगर उसने कह दिया एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर कैसा बनेगा, किसमें बेटा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट बनेगा, राइट। लेकिन उसी समय पर अगर उसने ऐसा कह दिया कि ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, ट्री डोमिनेटिंग में, ठीक है। क्योंकि फॉरेस्ट कहने पर वो पूरी वेजिटेशन में से किसी को भी कंसिडरेशन में ले सकता है, लेकिन ट्री डोमिनेटिंग में वो ट्री इकोसिस्टम को कंसिडरेशन में ले रहा है। लिख लो स्टार लगा के ये दोनों पॉइंट। फॉरेस्ट इकोसिस्टम अपराइट, ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट, ट्री डोमिनेटिंग फॉरेस्ट कैसा? इन्वर्टेड, बिल्कुल एक पर्टिकुलर ट्री की बात हो रही है। हाँ बेटा, क्योंकि एक ही ट्री है, पैरासाइट का नंबर, उस पर फीड करने वाले बर्ड्स का नंबर, इंसेक्ट्स का नंबर हमेशा ज्यादा ही होगा। जब भी हम लोग ऐसा कंसिडरेशन में लेते हैं, ये मैंने आपको उस टाइम पर ही बताया था कि ट्री और ग्रास देख रहे हो तो फिर नंबर में डोमिनेंस नहीं बताकर बायोमास में डोमिनेंस बताते हैं। डोमिनेंस पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी, है ना। चलिए जी,
डन। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कर लोगे, पक्की बात है, सोच लो भैया। 100%। निकालो एनसीईआरटी, पेज नंबर 249। मिला? नीचे से थर्ड पैराग्राफ, देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। मिला बेटा? चलिए, अब मुझे पता है कि आप सबने ये सॉल्व कर रखा है? अब मैं यहां पर मैं आपका एनालिसिस चेक करना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कितना सही तरीके से, या आप एनसीईआरटी को कितना सही तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है, और जो इसको सॉल्व करेगा वो इस साल एम्स जाएगा भैया, सही तरीके से। अरे भर्ती होने नहीं, ठीक। हाँ, चलो करो सॉल्व। ये रफ वर्क नहीं है, पहली चीज तो ये। जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, चाहे कॉपी में, चाहे मॉड्यूल में, चाहे एनसीईआरटी में, वहां बना लो। गलत होगा तो काट देंगे, बाजू में सही बना लेंगे, ताकि पता रहे कि ये गलती की थी हमने। फटाफट से यार, थोड़ा सा समय कम है। आपके क्लास में टाइम ज्यादा लग जाता है यार। नियमों की पालना जरूरी है। क्या रॉकी भाई, विश्वास नहीं था ना तेरे को कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगा? है, लिखना। कहाँ लिखा है इसमें, कौन सा क्या है? एक पेड़ होगा हम्म, और उसमें बहुत सारे क्या होंगे, इंसेक्ट। इंसेक्ट्स होंगे। और इंसेक्ट्स नंबर कम ही होगा बर्ड का, बर्ड पे आते पैरासाइट होंगे, लार्ज बर्ड। और उसमें जो मेंशन करना तू यहाँ पर, मेरे को बता क्या कौन सी चीज क्या है। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है पैरासाइट? बता। शाबाश यार, बढ़िया, बेस्ट, परफेक्ट। दूसरा वाला यार है? देख, ट्री को बर्ड खा गया, बर्ड को इंसेक्ट खा गया। ऐसे वैसे मत कर, लिख के बता। हम्म हम्म नहीं बन रहा है, पूरा पूरा नहीं लिखा है, करे ना। ठीक है, बढ़िया यार, अब तूने गलत कर दिया ये। हाथ पे लिख, शाबाश। मैं तेरे को पीछे ढूंढने गया था, तू यहाँ बैठा था। इंसेक्ट को ट्री खा गया और ट्री को बर्ड्स खा गए। ये साले हैं, हाथ पे लिखी हुई चीजें मिट जाती हैं, कहीं और छप जाती हैं। आगे करो। पूरा नहीं है बेटा, अधूरा है। एक तूने सही भी किया, गलत भी किया है, अभी बताता हूँ कैसे। बाद में तुम ही लोग जाकर बोलते हो कि सर सिली मिस्टेक हो गई यार। गलत कर दिया तूने, ये ट्री एक से ज्यादा नहीं है। सही है, ठीक है भैया, थोड़ा सा समय कम है, सुनो बात को। ठीक है, सुनिए फटाफट से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। मैक्सिमम लोगों ने मुझे स्पिंडल शेप बनाकर दिखाया, ठीक है।
मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपका यहाँ पर एनालिसिस चेक करना चाहता हूं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 2 पिरामिड बनाने थे, ठीक है। एक ही बालक ने मेरे को सबसे पहले बोला था लास्ट में कि भैया यहाँ पर उसने बोला है कि देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, राइट, व्हाट शेप विल यू गेट। और यही लिखा हुआ है, राइट, तो आंसर आएगा इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि ट्री के ऊपर इंसेक्ट्स पूछ रहा है, ठीक है। और मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप बार का जो साइज बनाते हो ना, वो थोड़ा सा सोच समझ के बनाओ यार, ठीक है। यहां पर नंबर किसका ज्यादा है, इट विल बी अ इन्वर्ट। अब वो आगे कह रहा है कि नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ स्मॉल बर्ड्स फीडिंग या ईटिंग द इंसेक्ट्स एंड द लार्ज बर्ड्स फीडिंग ऑन दीज स्मॉल बर्ड्स, नाउ ड्रॉ द शेप यू गेट। ठीक, तो इंसेक्ट के ऊपर कौन फीड कर रहा है, देन, ठीक है भैया, हाथ नहीं कहां पर है अपने बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहां पर आपको नंबर बताना है, नंबर सबसे ज्यादा किसका है, सबसे बड़ा बार, उससे कम, देन सबसे कम। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, ट्री का एरिया बड़ा बना दिया है, लार्ज बर्ड का छोटा बना दिया, किसी ने बनाया था यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने लार्ज बर्ड का एरिया कम बनाया है, ट्री का बड़ा बनाया है, इसका मतलब ट्री एक है और लार्ज बर्ड एक पंख छोड़ के क्या कि मैं आ रहा हूं अभी, समझ गया ना बात को, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इट विल बी ए स्पिंडल शेप। हेलो, बोले सर ये सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन यार वो पहली लाइन समझ में नहीं आई कि देयर आर एक्सेप्शंस टू द जनरलाइजेशन, है ना, ऐसा क्यों कह रहा है वो भी सुन लो। इसके पहले वाला जो पैराग्राफ है ऊपर, जब आप घर जाके पढ़ोगे तो उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में उसने बताया है कि नेचर में पाए जाने वाले मोस्ट ऑफ पिरामिड्स अपराइट होते हैं। आगे क्या कहा है उसने, मोस्ट ऑफ पिरामिड्स अपराइट होते हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में। वो पैराग्राफ खत्म करने के बाद क्या कह रहा है, देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। समझ में आई बात, कि नेचर में सभी पिरामिड सीधे होंगे जरूरी, कौन कौन से हो सकते हैं, इन्वर्टेड और स्पिंडल भी हो सकते हैं। There are exceptions to this generalization. If you were to count the number of insects feeding on a big tree, what shape will you get? Answer will be inverted. मतलब हमेशा सीधे होंगे जरूरी नहीं, उल्टे भी हो सकते हैं। फिर उसने अगला एग्जांपल समझाने की कोशिश की है कि now at an estimate of small birds eating the insects and the large bird feeding on small birds, what shape या draw the shape you get? Answer will be spindle. मतलब पिरामिड केवल सीधे नहीं होते हैं, उल्टे और स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं। आ गई बात समझ में, पक्का बेटा। अगले टर्न पर बायोमास और एनर्जी का बनाओ। स्पिंडल ही है, बिल्कुल ये वाला स्पिंडल है। कौन कभी कबूतर को के ऊपर चील का शिकार या ईगल का शिकार करते हुए नहीं देखा? आज ही जाकर सर्च करना, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में, वहां पर पिजन और ईगल का सबसे बेस्ट प्रेडेशन देखने मिलेगा आपको।